नमस्कार फ्रेंड्स, मैं शुभम। आज हम सब इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को याद करेंगे, बाद में उसके आधार पे कुछ पीवाई को सॉल्व करेंगे। तो आखिर किस मेथड से हम लोग याद करने जा रहे हैं, कौन कौन आर्टिकल को हम लोग बाकी में कंठस्थ याद करेंगे, किस आर्टिकल को हम लोग सिर्फ देख के आगे बढ़ जाएंगे, मतलब अंडरस्टैंड करेंगे सिर्फ। तो आर्टिकल 1 से लेके 51 तक आर्टिकल को हम लोग कंठस्थ याद करेंगे। आर्टिकल 1 से लेके 51 तक हम लोग कंठस्थ याद करेंगे। फिर आर्टिकल 107 से लेके 111 तक याद करना है। फिर 123 आर्टिकल 123, फिर 152 से लेकर 231 तक हम लोग याद करेंगे और 243 को याद करेंगे। इसके अलावा जो भी आर्टिकल आएगा उसको हम लोग एक बार सिर्फ रीड कर लेंगे और उसे अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो चलिए, और किस मेथड से हम लोग फिर इसको रिमेंबर करेंगे, ये तो हम लोग कौन कौन याद करेंगे, किस मेथड से हम लोग याद करेंगे, तो हम लोगों को दो चीज़ यूज करेंगे। पहला, जब हम लोग याद करेंगे तो सिस्टमेटिक वे से पहले याद कर लेंगे, लेकिन जब हम लोग रिकॉल करेंगे तो रिकॉल कैसे करना है, आप हज़ार में याद करना है। दूसरा कि इसमें PYQ को कुछ देख लेंगे, यदि PYQ है, कोई एग्ज़ाम में पूछा गया है, स्पेशली कोई PCS एग्ज़ाम या UPSC एग्ज़ाम में यदि वो पूछा गया है तो मेरा PYQ लास्ट में मैं डाल दिया हूँ, उसे आप लोग एक बार अटेम्प्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस एक्टिव रिकॉल करके मैं पूछूंगा, या आप लोगों को खुद अपनी आँख को बंद कर लेना है। अब माइंड में कुछ रैंडम वर्ड 1 से लेकर 51 तक, या तो आप गूगल से नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं और उस आधार पे उस आर्टिकल को याद करने का कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरी पहले से रीड करते हैं। आर्टिकल 1 में क्या बताया जा रहा है, नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन, नाम के बारे में, इंडिया दैट इज भारत जो बोला जाता है। तो पहला आर्टिकल में ही हम लोग को बात किया जाता है नाम एंड टेरिटरी ऑफ द, यहाँ वर्ड पे ध्यान देंगे, यूनियन वर्ड पे। ये किसके बारे में बात कर रहा है, सेंट्रल लेवल पे। यहाँ पे बात देखेंगे दूसरा आर्टिकल नंबर 2 क्या कर रहा है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स के बारे में बात हो रहा है। आर्टिकल 2A के एटलीस्ट एक बार देख लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये रिपील हो चुका है। और ये वाला किस में इंक्लूड हो गया, आर्टिकल 2 में इंक्लूड हो गया। कब हुआ ये याद रखना, कब हुआ, 1965 में हुआ। फिर आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 3 कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ द एरियाज, बाउंड्रीज और द नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बारे में बात किया जा रहा है। फिर आर्टिकल नंबर 4 क्या कर रहा है, आर्टिकल नंबर 4 कर रहा है लॉ मेड अंडर द आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड द अमेंडमेंट। वर्ड को जो मैं हाईलाइट किया हूँ उसी वर्ड पे स्पेशली फोकस करना है। लास्ट में इसी वर्ड के बेसिस पे हम लोग इस 4 आर्टिकल को याद कर लेंगे। ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल, क्या आपको शेड्यूल याद है, नहीं याद है, कोई बात नहीं, याद करा देंगे। सिंपल होता है, सिंपल आप एक याद करेंगे, टीयर्स टीयर्स ओ मैं याद करा दूंगा बाद में, अभी उसको इग्नोर करिए। एंड द सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड द कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। आगे बढ़ते हैं, इसका निमोनिक्स क्यों मैं बनाया हूँ। निमोनिक्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट किससे से होता है, नाश्ता से स्टार्ट होता है, तो इसका निमोनिक्स ही मैं बनाया हूँ, नाश्ता है। एन से क्या बात करता है, नेम। यहाँ नेम किसका, यूनियन का, ध्यान रखना आपको। एक किसी चीज़ का नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर एस किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट का। स्टेट का क्या, स्टेट का कुछ उसका बाउंड्री लिमिटेशन के बारे में बात होगा। अल्ट्रेस टी किसका हो रहा है, टेरिटरी किसका है, स्टेट का, क्योंकि ऑलरेडी यूनियन का तो नाम, ऑलरेडी यूनियन का तो सारा बाउंड्री का डिस्कशन नेम में ही आर्टिकल नंबर 1 में ही हो चुका है। अब आर्टिकल नंबर 4 क्या कर रहा है, अमेंडमेंट किसका, 2 and 3 का। एक बार जब यहाँ तो देखिए आर्टिकल नंबर 2 क्या कर रहा है,
2 और 3 का अमेंडमेंट के बारे में बात हो रहा है, तो उसी तरह से इसको याद कर लेना है। तो आशा करते हैं कि आप लोग 4 आर्टिकल को इस कंठस्थ याद कर लिए होंगे। नहीं याद है फिर से पूछते हैं, इसे आप बंद करिए। तो बताइए आर्टिकल नंबर यहाँ कहाँ पर चाहिए, 1 मिनट बोलिए। आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1 में क्या क्या किसकी बात हुआ था? एन से नेम, नेम किसका? यूनियन का। तो आर्टिकल नंबर 1 में क्या किससे बात हो रहा है? नाम के बारे में, इंडिया डेट इज भारत, क्योंकि आर्टिकल नंबर 1 में है यूनियन का। आर्टिकल नंबर 4 बोल दिए। आर्टिकल नंबर 4 बोलने से आपको क्या याद आ रहा है? नाश्ता। टी से ए से क्या है? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट किसका? 2 और 3। आर्टिकल 2 और 3 में जो है उसको अमेंडमेंट करने का पावर दिया गया है। किसको दिया गया है? ऑब्वियसली बात होगा पार्लियामेंट की दिया गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं सिटीजनशिप की तरफ। तो सिटीजनशिप में क्या बात किया जा रहा है? सिटीजनशिप में बात किया जा रहा है सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। क्या हमसे इसको कंठस्थ याद करना है? पहले बोल देते हैं वार्निंग, किसको किसी तरह का क्वेश्चन इस पर नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये सब आउटडेटेड हो चुका है। क्यों आउटडेटेड हो चुका है? क्योंकि उस समय के अनुसार वो नीड था सिटीजनशिप किसे दिया जाए, क्योंकि जब इंडियन टेरिटरी जब बन गया तो वहाँ के जो लोग हैं सिटीजन्स किसको बोलेंगे? क्योंकि उसमें तो पार्टीशन भी हो रहा था। तो क्या जो पाकिस्तान से जो इंडिया में आ रहे हैं क्या उसे सिटीजनशिप बोलेंगे, यहाँ का सिटीजन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो इसीलिए इस संविधान में इनकॉर्पोरेट किया गया कि हाँ उसे सिटीजनशिप इस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है, आप उसे सप्रेस नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाता है आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 क्यों हो जाता है इम्पोर्टेंट? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बोला जाता है स्पेशली यदि आप सिटीजनशिप किसी अदर कंट्री का, फॉरेन स्टेट का यदि आप एक्वायर कर लेते हैं तो इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा। तो इसलिए आर्टिकल नंबर 9 याद कर लेना है। फिर आर्टिकल नंबर 11 एक इम्पॉर्टेंट होता है कि ये जो सिटीजनशिप है किसके पास पावर होना चाहिए? ऑब्वियसली किसी स्टेट को पास तो पावर देंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। हम ड्यूअल नेचर का सिटीजनशिप नहीं एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि अमेरिका में क्या है? अमेरिका में ड्यूअल नेचर ऑफ सिटीजनशिप होता है। जिस स्टेट का वो बंदा है वहाँ का सिटीजनशिप प्लस यूएसए का, उसको 2 जगह का सिटीजनशिप रहता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? इसका सवाल का जवाब जब वीडियो जब स्पेसिफिक बनाएंगे इस आर्टिकल पे तो ईजली तो मैं इसको डिटेल में इस बारे में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे लगाने के 2 आर्टिकल के लिए आप लोगों को निमोनिक्स बनाना चाहिए ऑटोमेटिक। आप 9 से नोट याद रखिए, इजली याद आ जाएगा। आर्टिकल नंबर 9 में नोट के बारे में हो रहा है। नोट मतलब सिटीजनशिप छीनने के बारे में बात हो रहा है। आर्टिकल नंबर 11 पार्लियामेंट। बस इतना ही याद करना है आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे किस फंडामेंटल राइट्स पे आते हैं। फंडामेंटल राइट्स इसको कंठस्थ याद करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन घुमा फिरा के क्वेश्चन मतलब इसी सब से आ जाता है, या फिर आपको मेंस में इस चीज़ को लिखने में आसानी होता है। तो चलिए आर्टिकल नंबर 12 को देखते हैं। आर्टिकल नंबर 12 क्या बात कर रहा है? डेफिनेशन ऑफ द स्टेट्स के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल नंबर 13 क्या कर रहा है? लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि अधिक कोई फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, कोई भी ऐसा लॉ जो लाती है सरकार, तो उसको तुरंत ही उसे इनवैलिड करार दे दिया जाएगा, क्योंकि
फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? जस्टिसेबल इन द नेचर होता है। आर्टिकल नंबर 14 पे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 14 क्या बात कर रहा है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है। आर्टिकल नंबर 15, प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कलर, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी बेसिस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। इक्वालिटी होना चाहिए किस चीज़ में? अपॉर्चुनिटी में, इन द पब्लिक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चलिए, इसका निमोनिक्स मैंने बनाया हूँ, उसको आपको याद कर लेना है। डाई, डू, यू, मतलब मरने से पहले कुछ करो तुम। डी से क्या? डी से डेफिनेशंस के बारे में बात करें। यहाँ पे डी 2 बार डी आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट डी किसके लिए इंडिकेट किया जा रहा है? डेफिनेशन के लिए। दूसरा डी किसके लिए इंडिकेट किया जा रहा है? डिस्क्रिमिनेशन के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। पहला डी डेफिनेशन ऑफ द स्टेट्स। आई से इनकंसिस्टेंट के बारे में बात होता है। ई से इक्वालिटी के बारे में, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। डी से डिस्क्रिमिनेशंस, अगेंस्ट क्या? किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशंस? कास्ट पे, कलर पे, रिलीजन पे, सेक्स पे, प्लेस ऑफ बर्थ पे नहीं कर सकते हैं। ओ सी अपॉर्चुनिटी, किस चीज में अपॉर्चुनिटी? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आई यू से आगे पढ़ेंगे, उसका होता है अनटचेबिलिटी। तो यहाँ पर आपको इस तरह से याद कर लेना है, डाई, डू, यू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 18। 18 में क्या हो रहा है? एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ द स्पीच एटसेट्रा। इसे आप पढ़ लीजिए एक बार, बेहतर होगा। मैं इसका डायरेक्ट निमोनिक्स उसे बता देता हूँ। अब प्लस में जो मैं हाईलाइट किया हूँ उसे आपको जरूर उसको ध्यान में रखना है। उसी को बेस बनाकर निमोनिक्स बनाया गया है। मतलब उस टर्म को आपको याद रखना है और यूजुअली उसी से डिडक्ट करना है कि आखिरकार किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है। चलिए तो देखते हैं निमोनिक्स क्या है। टाइट सर कन्विक्ट एलईडी इन हाई कोर्ट। टाइट है कोई, मतलब कोई बहुत ज़्यादा सख्त है कोई सर, तो कन्विक्ट कर लिए क्या चीज़? लेड, कोई बल्ब है हाई कोर्ट में, वो नहीं लगाया गया, मान लो नहीं लगाया गया, तो वो देख लिया गया, बोलता है भाई क्या कर रहे हो भाई? सर आ जाएंगे, कौन? जज आ जाएंगे, बोलेंगे लाइट ही नहीं है, मैं कागज से पढ़ूंगा कैसे? मैं अपना जजमेंट सुनाऊंगा कैसे? हाँ, यहाँ तो अंधेरा है। बोले भाई तो गलत बात है ना, तो इसलिए बोले टाइट सर कन्विक्ट एलईडी हाई कोर्ट। टीआई से क्या है? टीआई से टाइटल, एस से स्पीच, कन्विक्ट से कन्विक्ट ही रखना है। आर्टिकल नंबर 20 में बात किया जा रहा है। एल से क्या? एल से लाइफ, लिबर्टी ऑफ लाइफ के बारे में बात होगा। ई से एजुकेशन का, चिल्ड्रन का। डी से डिटेंशन। ए से एस से ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, और सी से फिर करेंगे। सी से क्या? सी से चाइल्ड लेबर को बैन करने के लिए बोलते हैं। चाइल्ड लेबर फैक्ट्री में नहीं करना आना है। इसका बहुत सारे कानून आए हैं। चलिए आर्टिकल नंबर आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 25 की तरफ। आर्टिकल नंबर 25 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशंस, प्रैक्टिसेस एंड प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। यहाँ पर इजली है CPQ, कॉन्साइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन। इस वर्ड को ध्यान रखना है। CP तो सबको गए, दिल्ली में CP मैनेज। यहाँ पर जो कीवर्ड में हाईलाइट कर रहा हूँ, टैक्सेस। 18 में सर्टेन, 19 में इंटरेस्ट और 30 में एडमिनिस्टर। तो
इसका निमोनिक्स क्या बना है? CMT। TMT जैसे होता है ना सर, या TCMT सर्टेन, तो उसी तरह से हो गया CMT। बोलिए उसे, सर्टेन इंटरेस्ट टू एडमिनिस्टर। भाई TMT को यदि तुम कह रहे हो कोई काम करने के लिए, वो कुछ इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए ना, ताकि वो उस चीज़ को एडमिनिस्टर करे। तो उनका सर्टेन इंटरेस्ट होना चाहिए किस लिए? एडमिनिस्टर करने के लिए। किसको? CMT को। तो यहाँ पे सी से क्या बोलिए बोलिए बोलिए। कॉन्साइंस। एम से मैनेज। टी से टैक्स। सर्टेन से सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इंटरेस्ट, किसका इंटरेस्ट? माइनॉरिटी का इंटरेस्ट। एडमिनिस्टर, क्या चीज़? एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, हो गया आपका निमोनिक्स। फिर आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 31। आर्टिकल नंबर 31 वैसे तो रिपील हो चुका है, लेकिन आपको इसमें कौन सी याद करना है? आर्टिकल नंबर 32 स्पेशली। क्यों? क्योंकि रेमेडीज है। मतलब यदि कोई सरकार यदि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो आपके पास डायरेक्ट राइट है कहाँ जाने का? या तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो केस टू केस बेसिस पे वो डिफर करता है। वो जब स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कौन सा कानून, मतलब कौन सा केस में आपको कहाँ जाना है, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रिक्ट किया है। क्यों रिस्ट्रिक्ट किया है? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी केस का बर्डन बहुत ज़्यादा है। ऐसे भी बोला जाता है इंडिया में 65,000 सिर्फ सिंगल सुप्रीम कोर्ट में केस क्या है? पेंडिंग है। किस रिपोर्ट के बेसिस पे बात किया जाता है? एक दिशा करके रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट के बेसिस पे ये बात किया जाता है। तो अब आप चलते हैं आर्टिकल नंबर 33 पे। आर्टिकल नंबर 33 क्या कर रहा है? सिंपली जानिए, 33 से लेके जो 35 तक जो आर्टिकल दिया गया है, उस आर्टिकल में सिंपली फोर्स के, स्पेशली इस वर्ड को ध्यान रखना है, फोर्स पे फोकस किया गया है। मतलब कि उसका कुछ फंडामेंटल राइट्स होगा, वहाँ पर यदि वायलेशन होता होगा तो उसे गवर्नमेंट उसे बोलेगी यह जायज़ है। क्यों जायज़ है रहता है? क्योंकि उसका कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, तो इसलिए उसे जायज़ ठहरा दिया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल नंबर 33 को पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 33 क्या कर रहा है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स इन देयर एप्लीकेशन टू द फोर्सेस एटसेट्रा। यहाँ पर पार्लियामेंट को पावर दे रहा है, किस लिए? मॉडिफाई करने के लिए। क्या चीज़? फंडामेंटल राइट्स। किसका फंडामेंटल राइट्स? एप्लीकेशन ऑफ द टू द फोर्सेस। फोर्स के बारे में यहाँ पर अप्लाइड होगा, कहाँ नहीं होगा। यहाँ पर किसको पावर दिया गया? पार्लियामेंट को। restriction on the fundamental rights while martial law is any force on any area। रिस्ट्रिक्ट करना है किसको? फंडामेंटल राइट्स को। किसके थ्रू करेगा? ऑब्वियसली बात है कि लॉ बनाएंगे, जो कि बनाएगा पार्लियामेंट। तो एक दूसरे से क्या, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो रहा है। फिर आर्टिकल नंबर 35 पे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 35 अगर लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू सम प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसे आप पढ़ लीजिए, और जो मैं वर्ड को जो हाईलाइट किया हूँ उस वर्ड पे देखिए और याद कर लीजिए। हर चीज़ को मैं निमोनिक्स बना के नहीं दे सकता, और स्पून फीडिंग नहीं हो सकता है। इसे ईजिली आप गेस कर सकते हैं। फोर्स के बारे में आपको यदि याद रहता है सिंपल बेसिस पे कि आर्टिकल 33 से लेकर 35 तक सिर्फ फोर्स के बारे में डील करता है, तो आप इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं, आप उसे सॉल्व करिए। फर्स्ट इस स्क्रीन को पॉज करिए और उसके बाद सॉल्व करिए। तो
चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया 2004 में, कहाँ का क्वेश्चन है ये? यूपीएससी का क्वेश्चन है, बात भी ध्यान रखना है आपको। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स shall be employed to work in any factory, mine, in or engaged in any other hazardous employment। बताइए कौन सा आर्टिकल में ऐसा बात किया गया? हम पीछे में याद किए थे हम लोग, जहाँ हजार्डस एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हो रहा था। कौन? बिलो द 14 ईयर्स ऑफ एज चाइल्ड। याद आ रहा है कुछ? आर्टिकल नंबर 24 होगा, आर्टिकल नंबर 24 में ये बात किए थे हम लोग। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है, ये 2018 का क्वेश्चन है। सोच लीजिए, क्वेश्चन डायरेक्ट ही आर्टिकल से आ जा रहा है, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसे कंठस्थ याद ही होना चाहिए, इसमें कोई अदर ऑप्शन नहीं है। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, यह भी आपको पढ़ाई नहीं है, इसे आप इग्नोर करिए, कोई दिक्कत नहीं। इसे अब नहीं भी याद होगा तो भी आप इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं। इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी। हाँ, इस वर्ड को आपको दिमाग में जैसे आ रही तो मैं याद किया था लाइफ के बारे में। लाइफ LED याद है ना? लाइफ के बारे में LED तो लाइफ ऑफ लिबर्टी। आर्टिकल कितना है? आर्टिकल नंबर 21। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड एप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द अबव स्टेटमेंट। आर्टिकल नंबर 14, अरे ये तो गड़बड़ है। आर्टिकल नंबर 14 तो इक्वालिटी के बारे में बात करता है, तुम तो गड़बड़ बात करिए। आर्टिकल नंबर 14 बोल के यहाँ तुम राइट टू लाइफ बोल रहे हो, तो ये तो पहले से ही गलत हो गया। आगे नहीं पढ़ेंगे हम लोग, आगे बेफजूल है पढ़ना भी। आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 17 लास्ट में जो यू आ रहा था, अनटचेबिलिटी, यहाँ अनटचेबिलिटी के बारे में तो बात ही नहीं हुआ है, फिर गड़बड़ कर दिया, गलत बात है भाई। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 21, हाँ इसे तो मैं जानता हूँ। तो आगे पढ़ते हैं। एंड द फ्रीडम गारंटी इन द पार्ट 3, बिल्कुल इसका फ्रीडम के बारे में ही बात किया जा रहा है। ये पार्ट 3 का ही पार्ट है, इसे आर्टिकल नंबर सी, आर्टिकल नंबर 21 और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर भी ऑप्शन डी को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? आर्टिकल 24 एंड द प्रोविजन अंडर द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 24 तो फिर से चाइल्ड हजार्डस के बारे में बात कर रहा था। ये चाइल्ड हजार्डस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, जो हमें वो क्वेश्चन में डील किए थे। तो इसका आंसर तो ये भी नहीं हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए कुछ आप लोग को अब रिकॉल कराते हैं। अब आपको जहाँ पे भी हैं ऑप्शन में लिखते, मतलब कमेंट सेक्शन में आप लिख लिए या फिर खुद रिमेंबर करिए। अब हम कुछ आर्टिकल को नाम लेंगे, उसको आपको माइंड में सर्कुलेट करना है। जैसे आर्टिकल नंबर मैं 12 बोला, तो आर्टिकल नंबर 12 में कहाँ बात कर रहा था? आर्टिकल नंबर 20 फंडामेंटल राइट्स में बात कर रहा था। डाई के बारे में याद है? डी डेफिनेशंस के बारे में। डेफिनेशन किसका? डेफिनेशन किसका? डेफिनेशन किसका? स्टेट का। स्टेट का डेफिनेशन के बारे में बात होता है, ठीक है। चलिए आर्टिकल नंबर अब आपको 17 बोलते हैं। चलिए 17 क्या आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 17 मैंने बोला, आपका माइंड में क्या सर्कुलेट हुआ? लास्ट में यू याद आया, यू अनटचेबिलिटी। तो इसलिए आपका आर्टिकल 17 किसके बारे में डील करता है? अनटचेबिलिटी के बारे में डील करता है, ठीक है। फिर
18 बोल दिए, चलिए 18 अलग ले, 18 बोल दिए तो आर्टिकल नंबर 18 टाइट, टाइट बोले थे, टाइट, टाइट से क्या हो गया, TI से टाइटल्स, टाइटल्स, टाइटल्स रखने का अधिकार है। बताइए, क्या कोई महाराजा अपने नाम के आगे लगा सकता है अभी इंडिया में? नहीं लगा सकता। तो जो कोई अधिक गवर्नमेंट उसे कुछ बड़ा पुरस्कार मिलता है, प्राइज मिलता है, तो अपने नाम के आगे वो प्राइज का नाम मतलब लिख सकता है, लिख सकता है, लेकिन कंडीशन है हमेशा वो लिख नहीं सकता है, सिर्फ पर्टिकुलर जगह पे लिख सकता है वो। जैसे कोई भारत रत्न पाया तो उसको लिखने का अधिकार है, लेकिन उस पर्टिकुलर जगह पे, हर जगह पे वो नहीं लिख सकता है। ऐसा नहीं कि अपना नाम के आगे ही भारत रत्न लगा दे, ये काम वो नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आर्टिकल नंबर आपको वो रैंडम बोलिए, कुछ भी अपने माइंड में कुछ लाइए। 24, चलिए आर्टिकल नंबर 24 आ गया मेरा माइंड में फिर से। आर्टिकल नंबर 24 क्या चीज़ के बारे में डील कर रहा है, वो माइंड में सर्कुलेट होना चाहिए। चाइल्ड हजारडस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। चाइल्ड कितना, मतलब चाइल्ड कहेंगे तो किसको चाइल्ड कहेंगे? लेस देन 14 ईयर ऑफ एज, लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, इन्वॉल्व नहीं हो सकता। चलिए आर्टिकल नंबर और याद करना है। चलिए आर्टिकल नंबर एक और देख लेते हैं, क्या आपको देखते हैं याद है कि नहीं। आर्टिकल नंबर 32 आ रहा है कुछ। आर्टिकल नंबर 32 रेमडीज, रेमडीज है, आर्टिकल नंबर 32 रेमडीज है, ठीक है। चलिए आगे ऑन आर्टिकल, और एक आर्टिकल और देखते हैं लास्ट आपका, देखते हैं याद रहता है कि नहीं। आर्टिकल नंबर 25 रिलीजियस एक्टिविटी के बारे में डील करता है। आर्टिकल नंबर 25 मतलब CP की याद है। चलिए इस CPS को याद, इस तरह से याद रख लीजिएगा। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंजॉय।